हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत का भूगोल हम उठाए हैं, चैप्टर जो हैं, ठीक है। इसके पहले मैं जो है 2 वीडियो लेके आया हूं और ये जो है आज का जो है तीसरा वीडियो है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि भूगोल का जो चैप्टर है, मैंने आपको पूरा 20 चैप्टर में क्या किया है, डिवाइड किया है। जो मेरे चैनल को शुरुआत से नहीं देखे हैं भूगोल का चैप्टर, उसको एक बार आप क्या करिए, आप लिंक में जाके देखिएगा और उसमें आपको सिलेबस पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या अपने को व्यापम और पीएससी के पर्पस से पढ़ना है, ठीक है। तो हम जो है इससे पहले की क्लास में क्या देखे थे, अक्षांश रेखा के बारे में पूरा पढ़े थे। कल मैंने अक्षांश रेखा को कंप्लीट किया था। आज जो है हम देशांतर रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। तो देशांतर रेखा क्या है, जैसे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा या भूमध्य रेखा या कर्क रेखा जो भी पढ़े हमने, वो सभी क्या है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। वास्तविक रेखा कोई भी नहीं है, ठीक। इसका एक निर्धारण किया गया है, उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, कोई भी देश हो, महाद्वीप हो या उसकी स्थिति को क्या करते हैं, उसकी अवस्थिति को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अक्षांश रेखा में क्या हम देखे थे, भूमध्य रेखा से हम निर्धारित करते थे, ठीक है। परंतु यहाँ पर देशांतर रेखा में क्या होगा, भूमध्य रेखा से ना होके एक प्रकार का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से निर्धारित होगा। जैसे यहाँ पर जैसे लिखे हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से क्या करेंगे, हम मिलाएंगे, तो क्या कहलाएगी, वो देशांतर रेखा कहलाएगी। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ते जाती है, ठीक है। जैसे आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। जैसे ही यहाँ पर बीच में क्या रहती है, भूमध्य रेखा रहती है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पे यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं जो रहती है वो क्या होती है, भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो उसके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस जो होती है, वो क्या होती है, बढ़ते जाती है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, एकदम सिंपल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ ये भूमध्य रेखा है फिलहाल इस मैप के अनुसार। अब यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इसको मैं बढ़ाऊंगा तो इस टाइप से बनेगी ये जो है इस टाइप से बनेगी ये। तो ये जो है जहाँ पर भूमध्य रेखा रहेगा, भूमध्य रेखा पे क्या होगा, जो दूरी रहेगी दो देशांतरों के बीच का, वो क्या होगी, वहाँ पर बढ़ी हुई होगी। क्योंकि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाएंगे दोनों तरफ से, तो ये ध्रुव में आके क्या हो रही है, मिल रही है। परंतु यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर क्या हो रही है, चौड़ी हो रही है, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो वही चीज़ लिखा है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ते जाती है। जैसे ही भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाएंगे हम, तो उसके देशांतर रेखाओं की जो दूरी रहेगी क्या होगी, कम होती जाएगी और लास्ट में कहाँ पर मिल जाएगी, वो ध्रुव पर मिल जाएगी, ठीक है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। जैसे हम लोग अक्षांश रेखा में क्या किए थे, हम पढ़े थे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। कहीं पर किसी भी को नहीं काटती। यहाँ पर क्या हो रही है, जस्ट अपोजिट हो रही है। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में आके मिल रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है। तो वही बातें हैं, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। वही बात है, यहाँ पर जो दूसरा लाइन पढ़े वही चीज़ों को यहाँ पर भी देखा जा रहा है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। जो भूमध्य रेखा है वहीं पर होती है, ठीक है। वह देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसे हम 0 अंश देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए, लंदन में है ग्रीनविच नामक जगह, वहाँ पर से अगर कहीं देशांतर रेखा गुजर रही है तो उसको हम 0 अंश देशांतर रेखा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक नक्शे से हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, ये जो है क्या है, 0 अंश देशांतर रेखा है। ये वाला जो नक्शा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो है 0 अंश देशांतर रेखा माना जा सकता है, ठीक है। उसे हम 0 अंश देशांतर रेखा कहते हैं। इसे ही प्रधान याम्योत्तर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि प्रधान याम्योत्तर रेखा किसे कहते हैं, तो देशांतर रेखा को ही प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, अक्षांश रेखा में भूमध्य रेखा किसको कहते हैं, तो भूमध्य रेखा भी एक प्रकार की क्या है, अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो कर्क रेखा भी एक प्रकार की क्या है, अक्षांश रेखा है, ठीक। मकर रेखा किसको कहते हैं, तो मकर रेखा भी क्या है, एक प्रकार की, वो भी अक्षांश रेखा ही है। तो वैसी कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी प्रधान याम्योत्तर रेखा क्या है, एक प्रकार का देशांतर रेखा है। परंतु कौन सा देशांतर रेखा, 0 अंश देशांतर रेखा, ठीक है। और ये जो है लंदन के ग्रीनविच नामक जगह से क्या होती है, गुजरती है। देखिए, चाहे भारत हो या जितने भी महाद्वीप है, सभी जो है कहीं ना कहीं अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा की स्थिति पे क्या है, स्थित है।
तभी तो हम जब भारत का जब अवस्थिति पढ़ते हैं भूगोल में, भारत की पूरा अवस्थिति कि भारत जो है कितना मतलब अक्षांश पर स्थित है या देशांतर पर स्थित है, तो वही चीज़ें यहाँ पर से क्या होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, चूंकि प्रत्येक गोलाकार वस्तु 360 अंश की होती है, चूंकि हमको पता है पृथ्वी क्या होता है 360 अंश, पृथ्वी जो है क्या है, गोल है, हालांकि चपटी हुई है परंतु गोल है। ठीक है, पृथ्वी जो है क्या है, एक प्रकार का गोलाकार है। ठीक, तो गोलाकार जो होती है क्या मानते हैं उसको हम 360 अंश मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है 360 अंश होती है, वही बात यहाँ पर लिखा गया है, चूंकि प्रत्येक गोलाकार वस्तु 360 अंश की होती है, इसलिए पृथ्वी को 360 अंश में विभाजित किया गया है। ठीक है, देशांतर रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। हम लोग जैसे अक्षांश रेखा को भी देखे थे 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई थी, वैसी बातें यहाँ पर भी है। ठीक है, देशांतर रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है, अतः कुल देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 360 अंश होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछता है कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, वैसी टाइप का यहाँ पर भी हम देखेंगे कि टोटल देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360। ठीक है, देखिए आगे हम देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 अंश घूमने में कुल 24 घंटे का समय लगाती है। ठीक है, 360 अंश का मतलब हम समझ सकते हैं एक चक्कर में टोटल 24 घंटे का समय लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 अंश घूमने में कुल 24 घंटे का समय लगाती है, अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अगर कहीं मान लीजिए 1 डिग्री अगर घूम रहा है तो उसको 4 मिनट का समय लग रहा है पृथ्वी जो है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी से ही हम आगे इसको थोड़ा समझेंगे, इसलिए इसको थोड़ा बताना पड़ रहा है। अगर मान लो पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 अंश अगर कहीं घूम रही है तो उसको 24 घंटे का समय लग रहा है। ठीक, तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का क्या लग रहा है, समय लगता है। ठीक, आगे हम देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में घूमती है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कौन से दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व, याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, इसलिए सूर्योदय सबसे पहले पूर्व दिशा में होता है। पश्चिम अपने, देखिए समझिएगा, आपको जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं, ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है, पश्चिम है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो स्वाभाविक है सूर्योदय क्या होगा, पहले पूर्व दिशा की ओर ही होगा। पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम सिंपल सा लॉजिक जो है। ठीक, ये ध्यान में रखना। जैसे मान लीजिए भारत का जो पोजीशन है, भारत के पोजीशन को अगर हम समझें, हमको पता है कि भारत का पोजीशन कैसे है, आपको पता होगा 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, वैसी 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहीं पर समझना है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। कन्फ्यूजन यहाँ पर यह होता है कि भारत जो है साउथ का एरिया जो है साउथ की तरफ है, तो हो सकता है दक्षिणी अक्षांश हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है 8 अंश 4 मिनट पूर्वी क्या बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, क्योंकि मैंने कल बताया था कि जो भूमध्य रेखा जो होता है वही यहाँ पर क्या होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये कहलाएगा उत्तरी अक्षांश। भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ये कहलाता है क्या, दक्षिणी अक्षांश। तो चूंकि भारत का जो पोजीशन है, अगर अक्षांश के मामले में देखें तो भारत का जो पोजीशन है वो भूमध्य रेखा के ऊपर में है। इसका मतलब कहाँ से शुरू होता है, मान लो जैसे ये 0 डिग्री है, 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, वैसे 8 डिग्री। तो जो साउथ का पोजीशन है, भारत का साउथ का जो पोजीशन है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और जो उसका जो टॉप का पोजीशन है सबसे ऊपर का, जम्मू कश्मीर एरिया का 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। वैसी टाइप का यहाँ पर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर और 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर। मतलब ये जो है 0, ये क्या कहलाएगा 0 डिग्री देशांतर के मामले में। तो इधर हम जब बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं और देशांतर जो रेखा रहेगी वो 68 अंश 60 मिनट मिलेगी आपको। इधर और बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या मिलेगी, वो 97 अंश 25 मिनट मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे निर्धारित होता है। इसलिए इसका जो है क्या होता है, काम जो आएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मैंने क्या बता रहा था, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है,
चूंकि सूर्योदय सबसे पहले पूर्व दिशा में ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लॉजिक लग रहा है। ठीक, तो हम जब देखेंगे भारत की तुलना में, तो भारत से जब हम तुलना करेंगे तो भारत का जो गुजरात राज्य है और ये जो क्या बोलते हैं, गुजरात राज्य को हम क्या बोलते हैं, पूर्व सबसे पश्चिम दिशा में है, और भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है वो क्या है, सबसे पूर्व दिशा में है। तो सबसे पहले जब सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय जब होता है तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है भारत के संदर्भ में, और गुजरात राज्य में सबसे मतलब 2 घंटा बाद होता है। क्यों होता है वही चीज़ें समझेंगे हम। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, जबकि भारत में ही गुजरात राज्य में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद होता है। गुजरात राज्य में 2 घंटे बाद होता है सूर्योदय। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि गुजरात जो है अरुणाचल प्रदेश से 30 अंश पश्चिम में है। मैंने अभी आपको बताया, अगर हम ये जो है भारत का जो गुजरात राज्य है वो पश्चिम पोजीशन में है भारत के संदर्भ में, और ये पूर्व पोजीशन में है कौन, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो है 2 घंटा क्या होता है, थोड़ा सा बाद में होता है सूर्योदय, ठीक, अरुणाचल प्रदेश की तुलना में। तो क्यों होता है, इसलिए क्योंकि 30 अंश क्या है, पश्चिम में है कौन, गुजरात। मतलब गुजरात का जो पोजीशन है वो कितने अंश में है, 30 अंश पश्चिम में। ठीक है, किसके तुलना में, इसकी तुलना में। ठीक है, अब चूंकि हमने क्या देखा, यहां पर मान लो अगर सूर्योदय जितना भी बजे शुरू होता होगा उसके 2 घंटे बाद होता है। ठीक है, आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए एक अंश जो है, अभी हमने बताया एक अंश जो है घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लग रहा है। तो भाई आप खुद सोचिए, अगर 30 अंश में को पोजीशन में है तो उसको कितना अंश लगेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, तो यहाँ पर 30 एक अंश में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 30 अंश में कितना लगेगा, 30 गुणा 4 मतलब 120 मिनट का समय लगेगा। 120 मिनट का मतलब क्या हुआ, 2 घंटे ही होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बताया गया है। ठीक, समझ में आया होगा आपको, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर जो स्थिति है, देशांतर रेखा हो या अक्षांश रेखा हो, ये स्थिति जो है हर राज्य का हो, यहाँ तक कि हर राज्य का, हर देश का, हर महाद्वीप का स्थिति जो है कहीं ना कहीं कुछ देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा की स्थिति पर ही क्या है, निर्धारित है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं पर देर में सूर्य डूबता है, आपको दिखाई देता होगा, कहीं ना कहीं सूर्योदय पहले होता है, कारण यही है इसका। ठीक है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी का जो घूर्णन है पश्चिम से पूर्व है, ये आपको अपने दिमाग में क्या कर लीजिए, बैठा लीजिए। ठीक, आगे हम देखते हैं, इसमें शून्य अंश देशांतर रेखा से पूर्व की दिशा में समय आगे होता है। मैंने बताया, मान लेते हैं हम इसको शून्य अंश देशांतर रेखा मानते हैं, तो इधर क्या रहेगा, समय थोड़ा सा आगे रहेगा। शून्य अंश देशांतर के पश्चिम की ओर, ये जो है शून्य अंश देशांतर का ये पूर्वी हिस्सा है, शून्य अंश देशांतर का पश्चिम हिस्सा है। शून्य अंश देशांतर के पश्चिम की ओर पूर्वी की ओर जाएंगे तो जो समय है वो पश्चिम की तुलना में क्या रहेगा, आगे रहेगा। देख लीजिए, शून्य अंश देशांतर रेखा से पूर्व की दिशा में समय आगे होता है, जबकि शून्य अंश देशांतर रेखा के पश्चिम की दिशा में समय पीछे होता है। ठीक, ये ध्यान में रखना। यदि 0 अंश देशांतर रेखा पर 12 बजे हो, मान लेते हैं जैसे 0 अंश देशांतर रेखा है, अभी हमने पढ़ा 0 अंश देशांतर रेखा पर मान लो 12 बजे है। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि 15 अंश पूर्वी देशांतर पर, 15 अंश पूर्वी देशांतर पर, इधर का पूरा हिस्सा कहलाएगा पूर्वी देशांतर, इधर का हिस्सा क्या कहलाएगा, पश्चिमी देशांतर। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर वही क्वेश्चन किया गया है, यदि 0 अंश देशांतर रेखा पर 12 बजे हो तो 15 अंश पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का क्या बचेगा, 1 बजेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि खुद सोचिए आप, अगर 0 अंश देशांतर रेखा पर मान लो 12 बजा हुआ है, अब चूंकि हमने अभी देखा एक अंश में 4 मिनट हो रहे हैं, एक अंश अगर कहीं पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो 4 मिनट का समय ले रही है, तो 15 अंश अगर कहीं पर पूर्वी देशांतर पर घूमेगा तो कहीं ना कहीं एक अंश में अगर कहीं 4 मिनट का समय लग रहा है तो 15 अंश में कितना लगेगा, 15 चौक 60 मिनट, 60 मिनट मतलब क्या होगा, 1 घंटा, तो कहीं ना कहीं 1 बजेगा। तो वही चीज़ें हैं यहाँ, यदि 0 अंश देशांतर रेखा पर 12 बजे हो तो 15 अंश पूर्वी देशांतर पर दोपहर का क्या बजेगा, 1 बजेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी समय, इसी नियम के अनुसार ही भारत का जो समय है लंदन के समय से क्या है, 5.5 घंटा, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो नियम यही है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो बाकी का जो चैप्टर है या बाकी का जो कंटेंट है हम उसको क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज का ये क्लास या आज का जो ये सेशन है वो समझ में आया होगा
और मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैंने क्या किया, समझाने का प्रयास किया है। ठीक, आप अगर कहीं मान लीजिए इसके पहले का वीडियो आप देखना चाहें तो आप लिंक में जाके क्या करिए, देख सकते हैं, क्योंकि जब तक पहले का चैप्टर आप नहीं देखेंगे, पहले के कंटेंट आपको उपलब्ध नहीं रहेंगे आपके सामने, तब तक ये चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगी। ठीक, तो जो पहली बार चैनल में होंगे वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको समझ में आया होगा तो बिल्कुल चैनल को क्या करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ आप क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे का चैप्टर। ठीक, थैंक यू।